हाँ, we are talking the introduction of the gravitation, है ना? ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, है ना? ग्रेविटेशन का न्यूटन ने ये 1665 में जो है अपना न्यूटन रिकॉग्नाइज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड गिवन लॉ लेटर ऑन सी. Now we are talking about the successive development of the concept of the gravitation. So in the year 1571 to 1460, one of the great philosopher, earlier the no scientist was there, philosopher. उसको फिजिक्स भी आता था, केमिस्ट्री भी आता था, आयुर्वेद भी आता था, मेडिसिन भी आता था. They were called philosopher. Later on, this one subject is divided. When the subject became large and complicated, तो बाद में वो डिवाइड हुआ. तो ये 1571 से 1640 के बीच जोहान्स केपलर था, जो क्या था, टाइचो ब्राहे के. तो टाइचो ब्राहे ने जो ऑब्जर्वेशन किया, सारा चीज को केपलर ने एक जगह से सिस्टमेटिक किया. सिस्टमेटिक करके कुछ लॉ दिया. सब लॉ दिए बाय द केपलर. इसलिए इसको कहते हैं किसका. तब तक तो लोग कंफर्म हो गया था कि सन जो है सर्कल में है. पिटॉलमी का कॉन्सेप्ट डिस्कार्ड हो गया. अर्थ सेंटर पर है, बेस पर है, चारों तरफ प्लैनेट घूम रहा है. अब तक लोग मान लिया था. चर्च लोग भी बहुत अत्याचार किया. किस पर, गैलीलियो पर किया. गैलीलियो को फांसी की सजा दे दिया, है ना. कोपरनिकस को सरेआम बेइज्जत किया. भैया तुम चर्च के खिलाफ बोल रहे हो, है ना. हमारा चर्च कहता है कि अर्थ रेस्ट में है, तू कहता है सन रेस्ट में है. ये तो गॉड के खिलाफ है. सो मेनी बट एक्शन वे आर टेकन अगेंस्ट दिस टू फेलोज. बट लेटर ऑन द टाइचो ब्राहे, जो कि बहुत नोबल मैन था, उसका चलवा जो है केपलर ने 3 लॉ एस्टेब्लिश किया. वो लॉ है केपलर्स लॉ. क्या है? केपलर्स लॉ of a planetary motion. planetary motion, है ना. इन्होंने प्रपोज किया. कब किया? ये सारा लॉ न्यूटन का, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया 1665 से लेकर के 1687 के बीच जब आया. तो कब आया? ये 40 साल है ना. ये 40 साल के बाद आया. केपलर तो 1640 में मर गया. 1642 में न्यूटन पैदा हुआ. इसके 1 साल के मरने के बाद, 2 साल मरने के बाद, तब वो यही सब चीज को पढ़ करके आफ्टर कंक्लूजन में आया और ये लॉ आया. तो ये एक दिन का गेम नहीं है. हम लोग सोचते हैं कि अभी पढ़ें, अभी समझ में आ जाए, अभी कुछ पैदा हो जाए. नहीं, इट विल टेक टाइम. कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव थिंकिंग रिक्वायर्ड. कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव थिंकिंग रिक्वायर्ड. देन ओनली सम न्यू थिंग विल डिस्कवर which exists in the nature since the evaluation of the universe, but we have to recognize, right. पहला लॉ हमने दिया, लॉज ऑफ ऑर्बिट. लॉज ऑफ ऑर्बिट दिया, लॉ ऑफ ऑर्बिट, है ना. लॉ ऑफ ऑर्बिट दिया है. तो ये 9 में भी डिस्कस कर चुके हैं. ये 1640 की बात है. तो पहला लॉ उन्होंने दिया कि सन तो भैया द प्लैनेट रिवॉल्व इन एलिप्टिकल पाथ. ये प्लैनेट होगा और सब प्लैनेट होकर जाएगा. कैसे करेगा? एलिप्टिकल पाथ में. तो इलिप्स का जो है 2 फोकस होता है. एक फोकस यहाँ होता है, एक फोकस यहाँ. ये F1 और ये F2. फोकस फोकस का प्लूरल क्या होता है? फोकी होता है. फोकी, है ना. FOCI. It is the one of the फोकी, right. FOCI, फोकी मतलब प्लूरल ऑफ फोकस. तो उन्होंने देखा, ऑब्जर्व करके बताया. कोई देख जाकर छू के नहीं देखा. कि all the planets revolve around the sun. सन के चारों तरफ घूमता है. ये सन के चारों तरफ घूमता है. इन कैसा पाथ में? इन इलेक्ट्रिकल पाथ.
इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल समझ रहे ना, द शेप ऑफ द इलिप्स, इलेक्ट्रिकल पाथ, इलेक्ट्रिकल पाथ एंड सन is situated, sun is situated at one of the foci. Please. And the sun is situated at one of the foci. पहले बोल दिया है, फोकी मीन्स प्लूरल ऑफ द फोकस। जैसे मीडियम का प्लूरल मीडिया होता है, मीडियम से नहीं होता है, तो ये फोकस यहाँ होगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल पाथ है, तो सन मान लो यहाँ है, इसी वजह से सन इधर ही होगा, इधर क्या होगा, सन देखकर है ना, एक लोटा बेटा है। तो अगले इधर प्लानेट मान लो मरकरी है, अगला क्या होगा, वेनस होगा, अगला क्या होगा, अर्थ होगा, ऑल द प्लैनेट। दिस थिंग्स ही हैज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। इतना लिखने के लिए उसको 20 साल लगा। उसका जो गुरुजी था, एक नोबेलमैन था कौन, टाइचो ब्राहे। पैदा कब हुआ था, 1571 में। और तो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज टीचर कैपलर, जोहानस कैपलर, रिटन इन द सिस्टमेटिक फॉर्म। तो बेचारा सिस्टमेटिक लिखा है, इसलिए उसको क्रेडिट दिए हैं कि कैपलर्स लॉ, ब्राहे टाइचो लॉ नहीं बोला जा रहा है, राइट। जैसे लॉज ऑफ मोशन में देखे थे, गैलीलियो का द्वारा दिया गया जो कॉन्सेप्ट था, उसी को न्यूटन ने सिस्टमेटिक करके लिखा। गैलीलियो जिस साल मरा 1642 में, उसी साल 1642 में बेचारा न्यूटन पैदा हुआ। उसका जो राइटर था, उस राइटर को एक जगह सिस्टमेटिक करके लिखा, तो क्रेडिट किसको गया, न्यूटन को गया, और वो कहलाया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सेम चीज जो है इन केस ऑफ अदर साइंटिस्ट वी हैव सीन, दैट इज तो सेकंड लॉ क्या है कि फर्स्ट लॉ, ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलेक्ट्रिकल पाथ एंड द सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकी, राइट। तो इसको मेमोराइज भी कर लेना है। 9 में वैसे कलर वाला पार्ट में एनसीईआरटी बुक में शायद नहीं देखा, कलर पार्ट में था, तो उसमें दिया हुआ था, तो उसको डिस्कस किए हैं, और अभी थोड़ा लार्ज में पढ़ेंगे। सेकेंड लॉ उसने क्या दिया, इसको पॉज करके थोड़ा लिख लो। हाँ, ओके। तो द सेकेंड लॉ you see, that is law of area. Law of area you see. The second law of Kepler's law, the law of area, और एरियल वेलोसिटी भी कहते हैं इसको, एरियल वेलोसिटी है ना, एरियल वेलोसिटी ऐसा भी टर्म देते हैं। तो लॉज ऑफ एरिया क्या है, देखो दिस इज द ऑर्बिट पाथ ऑफ द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जिस लाइक द इलिप्स। So here is one of the focus, here is one of the focus. So sun will situated at one of the focus. This sun का पोजीशन है, यहाँ तो रहेगा नहीं, ये आ रहेगा तो यहाँ नहीं रहेगा। And here is the position of the planet. Planet is here. like ऐसा बना दो, तो planet revolve around the sun. रुक नहीं सकता, अगर रुक जाएगा तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा है, ये इसको खींच लेगा, सन में जाके सब मिल जाएगा, तब ये पूरा कायनात खत्म हो जाएगा। इसलिए ईश्वर ने इसको इस तरह हुई करके छोड़ दिया है, तो इट विल रिवॉल्व टिल द कयामत। तो अगर रुकेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कहा गया है मोशन इज द लाइफ। अगर हमेशा गति में है, गति ही जीवन है, तभी लाइफ है।
गति खत्म हो गया तब उसको बोलते हैं ये डेड है, नहीं बोलते हैं? हाँ, इसलिए मोशन इज लाइफ। हमेशा मोशन में जो है मतलब लाइफ है। जिंदा होने का सबूत एक ही है कि वो मोशन में है। अगर मोशन में नहीं है तो ही इज डेड। हम लोग कहते हैं किसी को उठा रहे, उठो रे उठो, नहीं उठता है तो मर गया क्या, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये लॉज ऑफ एरिया क्या है? द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट। ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ आएगा, मान लो यहाँ आ गया, पी डैश पोजिशन पर आ गया तो ये हो गया। प्लैनेट यहाँ आ गया तो ये वाला जो लाइन है ये ऐसे करके क्या मार गया, झाड़ू मार के लाएगा एरिया, है ना, कहते हैं ना, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, इतना एरिया को क्या करें, स्वीप कर दिया, झाड़ू मारा। तो द एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट, यहाँ से यहाँ करने में इसको मान लो डेल्टा टी टाइम लगा। अब ये यहाँ से यहाँ आएगा। अब देखो ये डिस्टेंस घट रहा है, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है, ये कम हो गया, घटते घटते घट गया। तो यहाँ स्पीड इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल एरिया कवर करना है ना। नहीं करेगा तो वायलेशन ऑफ द नेचर होगा, और नेचर का लॉ का वायलेशन मतलब डिस्टर्बेंस। तो यहाँ लिखेंगे द एरिया स्वेप्ट बाय, स्वीप का स्वेप्ट झाड़ू मारा, कौन झाड़ू मारा, झाड़ू लेकर झाड़ू मारा। द एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट, सन एंड प्लैनेट को ज्वाइन करने वाला लाइन जो स्वेप्ट बाय एरिया प्लैनेट्स आर इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, माने ये dt टाइम है, ये भी dt टाइम है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वैप करेगा, है ना। तो इतना एरिया के बराबर यहाँ भी एरिया उतना ही होगा। तो करने के लिए इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कम हो गया मतलब यहाँ स्पीड बढ़ जाएगा। यहाँ अगर v1 स्पीड है, इस गैप में v2 होगा तो पक्का v2 ग्रेटर देन v1 होगा। ताकि यहाँ देखो प्लैनेट सन का क्लोजर आ रहा है, ऐसा जो ऑब्जर्वेशन है कि सन से दूर है तो उसका स्पीड कम है, नज़दीक आएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा। तो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये प्लैनेट मोशन। थर्ड है कि टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज ए क्यूब ऑफ द, ये पेज नंबर 184 देखेगा, किसका, लॉज ऑफ एरियाज का, एनसीईआरटी बुक का, पेज नंबर 184 देखना है ना। Now we'll see is the third law, पेज नंबर 184। वीडियो देख करके लिखना है, पॉज कर करके, और तुरंत जा करके एनसीईआरटी बुक खोल करके पेज नंबर उसी को देखना है। तो थर्ड लॉ देखेंगे, लॉज ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड्स कर दो, लॉ ऑफ पीरियड्स, राइट। और यही जो लॉज ऑफ पीरियड है, यही लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ओरिजिन है। इसी से उन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इनवर्स लॉ सोचा था, ठीक है, राइट। इसी के तो लॉज ऑफ पीरियड क्या है, मान लो ये सन है, सन के तरफ यहाँ एक प्लैनेट P1 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है R1 है, ये एवरेज डिस्टेंस होगा। एवरेज डिस्टेंस होगा तो ये तो इलिप्टिकल पाथ है, इलिप्टिकल पाथ में सन यहाँ है, ये इस जगह है ना, राइट है। तो यहाँ से क्या होगा, कम होगा, एवरेज डिस्टेंस कहा जाता है, एवरेज डिस्टेंस छोटा बड़ा होगा। प्लैनेट का भी यहाँ आ जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, दूर में है। तो दूसरा प्लैनेट जो है ये यहाँ करेगा, ये P2, तो ये P2 लेंगे, तो इसका जो है एवरेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा।
सन का चारों तरफ 88 दिन में, इसका जो टाइम पीरियड है 88 दिन है, 88 दिन में पूरा कर लेगा। इसका कुछ होगा 100 कुछ होगा, है ना? लेकिन आपका टाइम पीरियड कितना है? 365 डेज है, तो दूरी हो रहा है मतलब टाइम पीरियड बढ़ रहा है। तो इसमें क्या किया गया है, देख ऑब्जर्व करके लिखा द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जानना है। टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, एक बार पूरा चक्कर लगाने में भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस between sun and planet, between sun and planet के बीच का एवरेज डिस्टेंस होता होगा, that is r कंडीशन है ना। On the basis of this one we can write mathematically t square, यहाँ बोले ना स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड is directly proportional to the cube of एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। तो एवरेज आर मान लेंगे, अलग अलग प्लैनेट का आपको नाम R3, तो दिस इज बिकम R3, इसलिए टी स्क्वायर बराबर सम कांस्टेंट a R3 और टी स्क्वायर बाय R3 बराबर क्या है, कांस्टेंट। मतलब कोई भी प्लैनेट का टाइम पीरियड और उसका डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस का रेशियो लेंगे हमेशा कांस्टेंट जाएगा। तो यही लॉ है जो किसने दिया था, केपलर ने। कब दिया था? 1640 के पहले। कब दिया था? 1640 में तो मर गया और 1642 में न्यूटन पैदा हुआ, ठीक है। तो यही लॉ उसको मदद किया 1665 में। कौन सा लॉ देने में? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देने में, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन हुआ दो वीडियो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इससे आगे हम लोग अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखेंगे और कैसे ही स्क्वायर लॉ बना, दैट विल सी। ओके, थैंक यू वेरी मच।